गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। इसके पीछे 2 से 3 मिनट टाइम लूँगा, एक बेसिक आपको कोरिलेट कर दूं और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड किया है, तो उस अकॉर्डिंग कैसे ये चैप्टर किन चीज़ों से लिंक है यहीं से आपको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6। चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे ये टॉपिक कोरिलेट है। चलो देखो, अगर मैं आपको बहुत बेसिक वे में समझाऊं तो बस 3 से 4 पॉइंट मेरा बेटा ध्यान से सुन लो, पूरे चैप्टर एकदम मक्खन की तरह क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ज हेडिंग से। याद है बेटा आप सभी को, चार्ज हेडिंग से पढ़े थे आपने। और जैसे तुम चार्ज हेडिंग पढ़ते हो तो चार्ज से 2 ब्रांचेस निकल के आ जाती हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से स्टडी ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं भैया। चार्ज की ही तो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, और इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है, चैप्टर नंबर 3। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा बेसिक मैंने पढ़ाया है। अब अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, यहां से अगर मैं एक कदम और आगे चलूं, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो दिस इज चैप्टर नंबर 3। और यहां से जैसे आगे मूव ऑन करते हैं तो बेटा हमारा प्यारा सा नया चैप्टर मैग्नेट आ जाता है। मैग्नेट, ओवरऑल मैग्नेट के बारे में हम पढ़ने लगते हैं। तो यहां से मैं आपको बेसिक कोरिलेट करता हूं, देखिए कैसे, यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। तो मैग्नेट क्या था, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट था क्या, तो कॉन्सेप्ट सुनना। करंट फ्लो थ्रू वायर, करंट फ्लो थ्रू वायर, करंट फ्लो थ्रू द वायर, current flow through the wire always produces magnetic field. Current flow through the wire always produces मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स यहां से ये क्लियर हो गया कि करंट ही वो कॉज है, करंट ही वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, उत्पन्न करती है। ये बात किसने बताया था भैया? आपको मैंने पढ़ाया है। इसी एक्सपेरिमेंट का तो नाम है ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट का तो नाम है ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट, और ये हम बहुत अच्छे से पढ़े, ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो अब जरा देखना बेटा, ये था कोरिलेशन कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ये कैसे कोरिलेट है। मतलब चैप्टर नंबर 3 से ही चैप्टर नंबर 4 का लिंक है। इट मींस करंट फ्लो थ्रू द वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाए हैं, ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट में यही बोला गया है कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर में, जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ वायर, तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है
किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस होती है। इसके पीछे 3 एक्सपेरिमेंट हमने बताया था, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट चैप्टर आप जाके पढ़ लीजिए, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पहला लेक्चर, वहां पे 3 बातें थी। इफ आई इज इक्वल टू 0 सो नो डेविएशन इन मैग्नेटिक कंपास, इफ करंट इज फ्लो थ्रू द वायर इन क्लॉकवाइज सो मैग्नेटिक नीडल आर डिफ्लेक्ट इन सम डायरेक्शन, एंड फाइनली व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट नीडल विल रिवर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कुल मिलाकर के करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। सेकंड केस करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो तो मैग्नेटिक जो कंपास है वो डेविएट कर जाएगा, और थर्ड केस अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कर जाती है। ये सारी बातें यहां तक कोरिलेट। अब अगर बात करते हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बेटा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करती है बेटा, तो फैराडे साहब, ध्यान से सुनना बेटा, इस पहले स्लाइड को ध्यान से देखना। ऑस्टर्ड ने ये जानकारी दिया, ऑस्टर्ड, यहां पे आपका टॉपिक लिंक हो जाएगा। ऑस्टर्ड ने ये जानकारी दिया कि करंट कैन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टर्ड साहब का फैक्ट था, ऑस्टर्ड साहब का ये फैक्ट था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में। तो फैराडे चाचा का क्या कॉन्सेप्ट था यहां पे, फैराडे साहब क्या कहते हैं, इनकी रिवर्स थिंकिंग को समझिए। फैराडे साहब कहते हैं इस चैप्टर में फैराडेज लॉ। फैराडे चाचा ये कहते हैं, क्या कहते हैं फैराडे भैया, फैराडे ये कहते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ये इनका क्वेश्चन था, और इसी से चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 में इसी के बारे में बात किया गया है। तो थिंकिंग को जरा समझो, थिंकिंग को पकड़ो। ऑस्टर्ड साहब ने लिंक किया कि करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और फैराडे चाचा ने रिवर्स क्वेश्चन कर दिया, रिवर्स क्वेश्चन कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट है। इनके थिंकिंग को समझिए भैया, बिल्कुल साफो साफ आप यहां पे समझिए, फील दिस कॉन्सेप्ट, महसूस करिए। करंट से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ये बात ऑस्टर्ड ने बता दिया था ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यू फैक्ट जो कह लो, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ बताया। तो फैराडे साहब की थिंकिंग इस बात पे डिपेंडेंट थी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिवर्स सोचा इन्होंने, और इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। और यहीं पे ये हमारा चैप्टर आता है, यहीं पे हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां पर इन्होंने विद फैक्ट कहा है। फैराडेज लॉ में हम यही पढ़ते हैं बेटा, फैराडेज लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा, अब आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। फैराडेज लॉ में इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में यही बोला गया है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, इट मींस एनी करंट एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग, इंड्यूस्ड करंट। बात को समझे? तो इस चैप्टर में ये क्लियर कट हमारा फाइनल हो चुका, इस चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करोगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लिख दे रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर जाएगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे क्रिएट हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ,
यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इंड्यूस्ड करंट से तुरंत एक न्यू करंट फ्लो करने लगेगी, जिसको हम लोग इस चैप्टर में नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट, आईसी, इंड्यूस्ड करंट। और ये वही करंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये वही करंट है जिसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट का कोई कोरिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड से कोई करंट का कोरिलेशन है। तो बेटा इसी कोरिलेशन को ईएमआई चैप्टर कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी चैप्टर को कहते हैं, यहां पे ये कोरिलेशन। तो हमारा टॉपिक कहां से शुरू होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि पहला रीजन क्या है, ये देखो पहला रीजन क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि बिना मैग्नेटिक फ्लक्स को समझे आप इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। और इस चैप्टर में यही डिस्कशन हुआ है, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर देगा। थोड़ा सा भी तुमने मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, तुरंत इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर जाएगा थ्रू द सर्किट। ठीक है। और एक बात और यहां पे बता दूं, एक बात और मैं बता दूं ताकि सारे बच्चों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बात सुनना बेटा, एक बात सुनना, बिल्कुल इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉर्मल करंट होती है, नॉर्मल करंट जिससे आप वाकिफ हैं, ऐसे समझो, जो साधारण करंट होती है, साधारण करंट जिससे आप वाकिफ हैं, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, जो भी कह दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस करंट से आप वाकिफ हैं, यही आई सर कौन सा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जिससे आप वाकिफ हैं। तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सुनना, साधारण करंट जिससे तुम वाकिफ हो, इससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इस साधारण से करंट से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बारे में ऑस्टर्ड चाचा ने बताया है। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड, और फैराडे ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं, फैराडे साहब ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो इंड्यूस करंट सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड को बदलोगे तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, इंड्यूस्ड करंट आने लगेगा। तो इसको कौन सी करंट नाम दिया जाए, बात को समझना। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से कोई करंट फ्लो कर रही है तो उसको क्या नाम दिया जाए, इसीलिए बेटा इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट को समझते समय कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस चैप्टर में एक नए करंट को नाम दिया गया है, एक नए टाइप के करंट को डिफाइन किया गया है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, साधारण करंट तो साधारण मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सो चेंज इन करंट, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो ये डिफरेंस जरूर समझना, आपके लिए क्लियर करना जरूरी है। अब आप लोग जस्ट इसके बाद रीड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो अपन लोग मतलब अगेन रीड करने वाले हैं, वो पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स से, क्योंकि सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना होगा, तब उसमें चेंज समझोगे, तब उसके आगे की कहानी को क्लियर कर पाओगे। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं। ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ईएमआई कहते हैं। तो यहाँ पे ये रास्ता था, यहाँ पे ये रास्ता था, करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस बात को ऑस्टर्ड ने कहा था, इस बात को ऑस्टर्ड ने कहा था, लेकिन इसकी रिवर्स थिंकिंग, इनकी रिवर्स थिंकिंग, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो सकता है, ये थिंकिंग थी फैराडे की। और करंट से मैग्नेटिक फील्ड की कहानी थी ऑस्टर्ड की, ठीक, ऑस्टर्ड की। अब आइए इनके जरा जर्नी को समझते हैं। अभी तक हमने मतलब मैंने ही आपको पढ़ाया है, हमने ही आपको पढ़ाया था, करंट चैप्टर में एक पॉइंट आता था ईएमएफ, याद होगा आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ याद है, कैपिटल ई की जर्नी। और ये ई क्या हुआ करता था, ये बैटरी ही हुआ करती थी हमारी। जिस बैटरी से आप लिंक करते हैं किसी सर्किट को, उस दौरान जोड़ी जाने वाली बैटरी ही हमारी क्या होती है, ईएमएफ। ईएमएफ ही वो फैक्टर होता है जो कंप्लीट सर्किट में वन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब रिवॉल्व करवाता है पूरे कंप्लीट वन रोटेशन। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ईएमएफ ही वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो पूरे सर्किट में चार्ज का फ्लो जो है मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके, ईएमएफ बैटरी। तो जरा समझिएगा, जब हम बैटरी से लिंक करते हैं किसी सर्किट को, तो वहाँ पर फ्लो करने वाली करंट को हम क्या बोलते हैं, आई। पहले एकदम जनरल समझा रहा हूँ, बस कहानी सुनते जाओ, आगे लिंक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब हम सिंपली पढ़े थे, सिंपली करंट चैप्टर में, बैटरी को लिंक किए तो बैटरी को लिंक करते ही सर्किट में क्या फ्लो करने लगा, करंट। और उस करंट को हम कहते हैं जेन्युइनली करंट आई। लेकिन फैराडे ने डिफरेंट थिंकिंग को बताने के लिए, अपने डिफरेंट थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्होंने ये कहा कि दोनों कॉन्सेप्ट में मिक्सअप ना हो, मतलब ये मिक्स्ड ना हो। तो इन्होंने ये कहा कि जब फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किए हैं, जब फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रेजेंट किए, प्रूफ किए, तो इनके दौरान जो बैटरी निकल करके आई, इनके दौरान जो बैटरी निकल करके आई, मतलब जो एज अ वोल्टेज काम करता है, उसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चैप्टर में ये शब्द बहुत बार आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओवरऑल मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यह है कि फैराडे ने जो ईएमएफ बताया उसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो करंट फ्लो करता है उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ध्यान समझना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस टर्म पकड़िए, टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए कि क्या टर्म क्यों यूज हुआ, पूरे कंप्लीट सर्किट में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फैराडे ने अपना एक नया शब्द बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट पैदा होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से जो भी करंट पैदा होगी, जो भी करंट मतलब प्रोड्यूस होगी, उसका नामकरण इन्होंने किया इंड्यूस्ड करंट। और इस दौरान जो ईएमएफ वर्क करेगा, मतलब जिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के तहत ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑन सर्किट या इनर सर्किट, देन दिस टाइप ऑफ वोल्टेज या फिर देन दिस टाइप ऑफ बैटरी एज अ रिप्रेजेंटेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, ये बातें। अब एक और स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। एक नोट को, आप इस नोट को बिल्कुल क्लियर समझ लो, क्या है वो नोट, आइए रेड मार्कर से समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको याद भी होगा, नहीं याद है तो करंट चैप्टर में जाइए, ईएमएफ चैप्टर रीड करिए, हमेशा के लिए याद कर लो। करंट से पोटेंशियल का अस्तित्व नहीं होता, मतलब अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ओवरऑल करंट से पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस होता, ध्यान से सुनना, करंट से पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता, पोटेंशियल से करंट प्रोड्यूस होता है, ये कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट आई प्रोड्यूस होती है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सर कहना क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सर्किट में किसी बैटरी को लिंक करते हैं ना, आइए देखते हैं, जब आप किसी सर्किट में बैटरी लिंक करते हैं, ये बैटरी ही यहाँ पर किसका काम करती है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट का काम करती है। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जब आप बैटरी जोड़ते हो तभी करंट फ्लो करेगा, और बैटरी हमारी क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ड्यू टू पोटेंशियल करंट का एग्जिस्टेंस होता है, ना कि करंट से पोटेंशियल का। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल करंट एग्जिस्ट करती है, ना कि करंट से वोल्टेज। ठीक, अब आइए, अब इस जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं फ्रेश वे में। तो एक्चुअल में इनका फिनोमिना ये था,
थोड़ा इनके फिनोमिना को अब समझते हैं, फैराडे के फिनोमिना को। वैसे किताबों में मैग्नेटिक फ्लक्स से कहानी स्टार्ट किया है, हम भी आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, बट थोड़ा सा इनका ईएमएफ की जर्नी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा लंबी है समझाने में, बाकी फिर तो आगे चलना ही है। ईएमआई की जो कहानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इस कहानी को थोड़ा सा क्लियरिटी से समझेंगे। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से समझिएगा, अब पूरी फिनोमिना समझा रहा हूँ और एक चेन फॉर्म में समझाऊंगा। व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले टर्म समझना, ये पहला कॉन्सेप्ट है और मस्ट कंडीशन है जितना चीज़ें लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने तरफ से एक कॉन्सेप्ट और ऐड करता हूँ, क्या? कॉन्टीन्यूअसली, मतलब ये शब्द मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअसली ये चेंजेस होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअसली चेंज होना चाहिए, मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक, सबसे पहला तो आप क्या करो, चेंज इन फ्लक्स करो। चेंज इन फ्लक्स कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जब कंटिन्यूअसली चेंज इन फ्लक्स करोगे, और ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? इन क्लोज लूप, ओवरऑल किसी क्लोज लूप में क्या करो? कंटिन्यूअसली चेंज इन फ्लक्स करो, तो इस लूप में पता है क्या क्रिएट हो जाएगा? इस लूप में ऑटोमेटिकली, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली, वैसे इसको रिप्रेजेंट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, लेकिन बताता हूँ क्यों। ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? ईएमएफ, यहाँ ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। ईएमएफ क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है या फिर प्रोड्यूस हो जाता है व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये टर्म कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअसली। और कहाँ पर होना चाहिए? इन क्लोज लूप। कहाँ होना चाहिए? नहीं तो पता चले आप कहीं पर भी फ्लक्स चेंज करने लगो तो हर जगह थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा। ठीक, क्लोज लूप, ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाता है? ईएमएफ। और ईएमएफ के क्रिएट होने के जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, देन ऑटोमेटिकली सडन क्या हो जाता है? पूरी सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगी, पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगी, और इस करंट को ही कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इस करंट का ही नाम है इंड्यूस्ड करंट। इस करंट का ही नाम है कैसा करंट? इंड्यूस्ड करंट। अब जरा लॉजिक समझना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी फेनोमिना को हम कहते हैं क्या? ईएमआई। इस कंप्लीट फेनोमिना को ही हम कहते हैं ईएमआई। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी जर्नी? व्हेन वी चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, देन here produces induced EMF, and finally due to change in EMF produces induced current, and this phenomena is simply defined as EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरी जर्नी है। ठीक, अब आप सोचोगे सर ये कैसे हम समझें? पहली चीज़ तो इस समरी को थोड़ी देर के लिए याद रखना। इस समरी को नहीं याद रखेंगे तो ईएमआई समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मस्ट कंडीशन है। मैंने क्लियरली बोला था, ध्यान से समझना। इनके सर्किट में हुआ क्या, अभी मैं एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे दिखाऊंगा भी आपको। जैसे फैराडे साहब ने मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना शुरू किया, बदलना मतलब व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कंटिन्यूअसली इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना स्टार्ट किया, कहाँ पर? क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ गैल्वेनोमीटर से ये मशीन को अपने सेट किए थे इन्होंने, अपने पूरे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, इस पूरे एक्सटर्नल कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया था। गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है? करंट का मेजरमेंट करता है। तो जब ये गैल्वेनोमीटर से इसको ऐड किए थे तो वहाँ पे एक सेंसिटिवनेस दिखा। सेंसिटिवनेस कैसा? सेंसिटिवनेस वो ईएमएफ का एक प्रभाव था, ईएमएफ का।
तो यहाँ पे एक इफेक्टिव रूप से ईएमएफ दिखाई दिया, और इस अकॉर्डिंग टू दिस ईएमएफ पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो कर गई, और इसी करंट को इन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट, और रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने कि थ्रू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू change in magnetic flux, if we produce induced current in a coil, this whole phenomena, this complete phenomena is defined as EMI। तो ये जर्नी आपको याद रहनी चाहिए, कहाँ से क्या क्या चीज़ें स्टार्टअप हुई, कहाँ से कैसे चीज़ें एंड हो रही हैं। अब आइए इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहला टर्म इनका आया है क्या, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने पढ़ाया है, एक बार मैं लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा कम शब्दों में, और इस टर्म को यहाँ से आप समझो कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ईएमआई की कहानी स्टार्ट होती है पहले हेडिंग से। वो पहली हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स से ये कहानी स्टार्ट होती है, और इस पूरी चेन को आप नोट कर लीजिएगा। ये जो चेन मैं इरेज कर रहा हूँ, इस चेन को पूरी याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा बस टाइम लूँगा, फास्ट वे में थोड़ा सा बस टाइम लूँगा, देखिए ध्यान दीजिए। पहली हेडिंग आप डाल दीजिए, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines, total number of magnetic field lines passing through normally, total number of magnetic field lines passing through normally at a given surface, और यहाँ पे मतलब प्रॉपरली फॉर दिस चैप्टर ये गिवन सरफेस की जगह ये भी कह सकता है फॉर अ गिवन क्लोज लूप, फॉर अ गिवन क्लोज लूप, ये टर्म भी यूज कर सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि जिस अकॉर्डिंग हम टॉपिक को पढ़ते हैं वहाँ पे वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। जब हमने पहली बार फ्लक्स को पढ़ा था तो गॉस थ्योरम में हमने यूज़ किया था, देन गॉस थ्योरम के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज़ किया था, एंड फाइनली एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद आज इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। तो चाहे आप किसी गिवन सरफेस के थ्रू ले लो या फिर किसी गिवन क्लोज लूप के अराउंड ले लो, तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। और फाइनली मैंने ये भी कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम होती है हमारी, कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और स्पेशली आप सभी के लिए अगर कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको हैशटैग करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की भी ये दूसरी डेफिनेशन है। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लिख लीजिएगा, मैं सारे टर्म में लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बी होता है ना, बी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे समझते हैं। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर, ये टर्म जरूर याद रखिए। और एरिया वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो हम फाइनली ये कहते हैं कि इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, मतलब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं फाई, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में लग जाते हैं, सिंपली आपको आई जे के फॉर्मेट में दिया होगा, कोई एक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का आई जे के फॉर्म में दिया होगा, कोई एक वेक्टर एरिया वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के वेक्टर दिया होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट सिंपली कर देना, यहाँ से भी आपको फ्लक्स मिल जाएगा। और ये जो फाई है, दिस फाई इज रिप्रेजेंट एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब आइए, जब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आप सभी ने पढ़ा है फाई का एक न्यू फार्मूला, दैट इज बी ए कॉस थीटा,
फाई इज इक्वल टू दैट इज बी ए कॉस थीटा। और जब जैसे टर्म बी ए कॉस थीटा आया तो इसका फिगर क्या होगा, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आप यहाँ पे कोई भी सरफेस रख दो। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल कोई सरफेस रख देता हूँ, ये देखिए, लेट सपोज ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सरफेस ये देखिए रख दिया। कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक, कोई भी सरफेस। तो आपको गौर ये करना है कि अगर इस पूरे सरफेस पे कहीं पे छोटा सा पार्ट, ये क्या है, डी ए वेक्टर, ये छोटा सा पार्ट क्या है, एरिया वेक्टर, तो दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। और ये एंगल जो आपका है दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करो, दिस एंगल इज थीटा। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा रिकॉल होना चाहिए कि यहाँ दो मस्ट कंडीशन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होना ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना ही चाहिए, और दूसरी चीज़ थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट को भी मैं लिख दूं बिल्कुल क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, बी एंड एरिया वेक्टर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि थीटा ऑलवेज एंड ऑलवेज इन फ्लक्स जो होता है वो होता है बी और ए के बीच का एंगल, ये फिक्स है, ये कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। जो एरिया वेक्टर होता है इसका भी रूल फिक्स होता है, एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जो कि सवाल में गिवन होगा, ठीक, ऑलवेज एंड ऑलवेज। इसीलिए मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर मान लिया डी ए वेक्टर। आइए अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर रिप्रेजेंट कर ली हैं तो आइए हम इसकी थोड़ी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, एंड केस स्टडी के बाद मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। यहाँ मैं दो केस आपको पढ़ाने वाला हूँ। दो केस कौन सा है, पहला केस, केस फर्स्ट, इफ़ थीटा इज इक्वल टू, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस वन करके लिखेगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि फार्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा, फार्मूला हमारा था फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, 0 पर। तो इस केस में जो फाई मिलेगा वो मैक्स होगा, क्या होगा, वो मैक्स होगा। और इस फाई की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आप वहाँ रख दो, कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0, तो कॉस 0 का जो आंसर आया दैट इज बी इंटू ए। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वी विल डिफाइन या वी विल गेट मैक्सिमम फ्लक्स, वी विल गेट मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अब एक टर्म याद रखिएगा, थ्रू अ न्यूमेरिकल, या फिर ये समझ लो कि हिंट फॉर न्यूमेरिकल। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो हिंट फॉर न्यूमेरिकल लिख लीजिए, 100% श्योर इंग्लिश के सवालों में ये शब्द लिखा होगा, हिंट फॉर न्यूमेरिकल्स। कहीं पर भी ये टर्म सुनाई दे दे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दिख जाए तो भी वैलिड है, मैग्नेटिज्म में दिख जाए तो भी वैलिड है, मैग्नेटिक फ्लक्स में दिख जाए तो भी वैलिड है, तीनों जगह। हिंट फॉर न्यूमेरिकल क्या है, इफ़, इस नोट को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डबल स्टार लगा देता हूँ। चलिए, इफ वी प्लेस्ड क्लोज लूप, if we placed close loop, if we placed close loop to the perpendicular, to the perpendicular to the magnetic field, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी प्लेस्ड क्लोज लूप टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्लियरली मैं बस एक शब्द रिप्रेजेंट करता हूँ,
बिल्कुल क्लियरली जो भी सरफेस सवाल में दिया होगा, जो भी क्लोज लूप सवाल में दिया होगा, अगर पूरे इंग्लिश के सवाल में दो शब्द बस आपको दिख जाए, दो शब्द क्या, जो लूप है क्लोज लूप, ये जो क्लोज लूप है ये प्लेस्ड किया गया है कैसे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना शब्द दिख जाए और कंफर्म है कि ये देता है, 100% हमारा कॉन्फिडेंट है कि ये देता ही देता है। तो अगर थीटा 0 दिया है तब तो पता चल ही जाएगा, ये तो 90% बच्चे जानते हैं। अगर थीटा 0 दे दे तो यहाँ से तो सवाल लग ही जाना है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर हार्डेस्ट सवाल बनते हैं तो यहाँ से बनता है। कहेगा कि जो क्लोज लूप है वो कैसे रखा गया है, परपेंडिकुलरली या फिर हॉरिजेंटली, तो आप जवाब दोगे अगर हम लूप को परपेंडिकुलर रखें तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ये सवालों का हिंट है। आइए सेकंड केस स्टडी कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पे सेकंड केस स्टडी कर लेते हैं। और सेकंड केस स्टडी हमारी क्या कहती है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 का मतलब क्या होता है आप खुद ही समझ जाओगे। ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। भाई दोनों के बीच एंगल देख लो जरा, पढ़ लो। यहाँ पे मैंने लिखा था थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो बी और ए के बीच देखो 90 डिग्री है, वो इसका केस हो गया। और 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सेम डायरेक्शन में। ये रहा बी, ये रहा ए। तो 0 डिग्री का मतलब होता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। सर कैसे, cos की वैल्यू 90 पे सबसे मिनिमम होता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फाई जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, 0। तो मैक्स वाला केस हमसे पूछता है और मिनिमम वाला केस पूछता है, मैक्स और मिनिमम। आइए इसका भी न्यूमेरिकल हिंट ले लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल हिंट क्या होगा, इसमें न्यूमेरिकल हिंट ये है, इफ वी प्लेस्ड, या फिर ऐसे कर दो, वी प्लेस्ड क्लोज लूप पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें तो आप आंख बंद करके समझ जाना कि यहाँ पे फ्लक्स क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे फाई क्या है, मिनिमम है। ये सवालों में लिखा मिलेगा। ये जो इंग्लिश का मैं टर्म लिख रहा हूँ ये 100% से उस सवाल में लिखा मिलता है कि हम क्लोज को परपेंडिकुलर रखें तो क्या होगा, अगर हम लूप को हॉरिजॉन्टल रखें तो क्या होगा। तो सबका मतलब सेम है, ठीक है। अगर क्लोज लूप को पैरेलल रखें तो फाई मिनिमम, परपेंडिकुलर रखें तो मैक्सिमम। ये कंप्लीट केस हमारा समाप्त होता है एकदम 100%, यहाँ से कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब आपको मैं कुछ इसके बाद फाइनली कुछ बातें और बताता हूँ। आप कहोगे सर ये पॉइंट आप पढ़ाए क्यों इतना देर से, आखिर हम तो बात कर रहे थे ईएमआई की, तो सर ये पॉइंट आप पढ़ाए क्यों। आइए अब आपको हम फैराडे साहब का जवाब यहाँ पे देते हैं। फैराडे साहब का, फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है, क्लियरली लिखा था ना। मैंने पहला शब्द लिखा था व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, याद करो जस्ट अभी जो मैंने चेन बनाया था क्या लिखा था, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप जरा समझो, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रिवाइज करते, मैं पढ़ाया बेशक हूँ लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स रिवाइज नहीं करते तो क्या आप समझ पाते कि फ्लक्स कब कब चेंज होगा, कब कब चेंज नहीं होगा। क्या इस बात को आप फील कर पाते, नहीं समझ पाते। आइए देखिए अब इसमें मैं लिखता हूँ, जो हमारा फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है, आइए, फ्रॉम द फार्मूला कौन सा भाई, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, यहाँ से टर्म समझिएगा, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ लूप या फिर एरिया ऑफ सरफेस, जो भी कह लो। एंड फाइनली फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, केवल ये 3 फैक्टर ऐसे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या बोला था इन्होंने भाई,
मैक्सवेल साहब ने बोला है, मैक्सवेल साहब ने कहा कि फाई का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फैराडे ने कहा कि भाई फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मतलब उनका पहला यही टर्म था कि फ्लक्स चेंज कैसे होगा। तो आप इस बात को क्यों ना समझ लो कि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। उन्होंने कहा कि फ्लक्स को चेंज करना चाहिए, व्हेन वी चेंज फ्लक्स। तो जरा उनका टर्म समझो, उन्होंने क्यों कहा, जब हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, जब हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ लूप पर, और जब हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पे, इन तीनों में से किसी भी वैल्यू को अगर हम कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जरा टर्म को समझो, इफ़ वी यूज़ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, ईएमआई की जर्नी को प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपसे कोई कहे कि ईएमआई को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर कौन कौन से वर्क करते हैं ईएमआई को, तो आप पहला फैक्टर बताओगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलोगे तो फ्लक्स कैसे बदलेगा। आप टर्म देखो, phi which is dependent on B, equation number 1, and phi which is dependent on A, equation number 3, and phi which is already dependent on cos theta। ठीक, तो अगर हम phi को बदलें, अगर हम phi को बदलना चाहते हैं तो B को बदल दो, मतलब B को वेरिएबल कर दो, फ्लक्स ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्यों, देखो फ्रॉम दिस फार्मूला phi बराबर बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। या फिर आप क्या करो, एरिया ऑफ कॉयल बदल दो, एरिया ऑफ कॉयल बदल दो तो भी फ्लक्स बदल जाएगा, कॉस थीटा बदल दो तो भी बदल जाएगा। तो यही चीज़ें ज़रा यूज़ करो। फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही किया था, फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही किया था कि इन्होंने क्या यूज़ किया था, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर देंगे, बार बार कंटिन्यूअसली बदलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट हो गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट हुआ तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर गई थ्रू आउट द सर्किट। ठीक, और दूसरा इन्होंने क्या किया था, वेरिएबल एरिया ऑफ लूप। ये दो बातें इन्होंने यूज़ किया था, इन दो बातों को इन्होंने यूज़ किया था। और क्या किया था, और इनका थर्ड सबसे बड़ा फैक्टर, इसको चलो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ये फैक्टर बड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त है, आप लिख लीजिए। ये आईआईटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस चीज़ों को बहुत कम मतलब आप जानेंगे, लेवल पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आईआईटी का पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हेन वी क्रिएट relative motion, when we create relative motion between, ध्यान से समझना बहुत बड़ा फैक्टर है, when we create relative motion between magnetic field and coil। जब भी हमारा रिलेटिव मोशन हो, मतलब कोई, मैं स्पेशली किसी मोशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मोशन और रिलेटिव मोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मोशन और रिलेटिव मोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये हमारा थ्रू आउट दिस पॉइंट, अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल मतलब जो कॉयल आपने लिया है, इनके बीच अगर रिलेटिव मोशन होने लगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमआई प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा पॉइंट्स को समझ पा रहे हो। सबसे पहले हमने ईएमआई के बारे में थोड़ा सा समझा एक साइंटिफिक वे में, कि फैराडे का मेन क्वेश्चन मार्क था क्या, फैराडे का क्वेश्चन मार्क ये था कि अगर ऑस्टर्ड साहब ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो क्या हम एक नया क्षेत्र नहीं मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम साइंस के फील्ड में एक नई चीज़ें नहीं सोच सकते। वो नई चीज़ ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे प्रोड्यूस करें।
फैराडे की न्यू थिंकिंग ये थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्वेश्चन मार्क कर लेना। फैराडे का ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस चीज को इन्होंने प्रूव किया था विद दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही किया था, मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल किया था किसी लूप के सामने, किसी क्लोज लूप के सामने। तो इनको क्या दिखाई दिया था, गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक करंट इनको दिखाई दी थी, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। और क्या किया था इन्होंने कॉइल को लगातार रोटेट किया था, मतलब कि दो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इन्होंने कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट कर दिया था। तो ड्यू टू दिस थीटा भी लगातार वेरिएबल हो रहा था और एरिया भी कंटिन्यूअसली वेरिएबल हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से फाइनली इनको इंड्यूस्ड करंट दिखाई दिया। और इन्होंने कहा कि यही हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, ईएमआई का जननी है, ईएमआई की ये क्या है, जननी है। चलिए अब इनके थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं, इनको क्या क्या चीज़ें दिखाई दी, अब वही हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इनका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट किनका, फैराडे का। और ये जो मैं पढ़ाया हूँ जस्ट अभी मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा था, ठीक है। आइए चलिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इनका था एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट इनका क्या था, इन्होंने क्या किया, एक कॉइल को फिक्स कर दिया, इन्होंने एक कॉइल को फिक्स कर दिया। ये कॉइल है कोई, ठीक, ये कॉइल है, इन्होंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इनका पूरा एक्सपेरिमेंट समझना, किताबों में बार बार लिखा है, मैं शॉर्ट वे में समझाऊंगा। सबसे पहला इन्होंने काम किया कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ये बार बार पास और फिर नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे। मतलब ये मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, एक फिगर और बना देता हूँ, ये समझ लो, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम ही है। मतलब इन्होंने क्या किया कि किसी कॉइल को फिक्स कर दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, इसको फिक्स कर दिया, कॉइल को इन्होंने फिक्स कर दिया और इसके सामने इन्होंने क्या किया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल बार बार आगे पीछे कर रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे, आगे पीछे, कभी इसको पास ले जा रहे थे, कभी इसको दूर ले जा रहे थे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये नॉर्थ पोल को बार बार पास और दूर ले जा रहे थे, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैल्वेनोमीटर shows some sensitiveness, मतलब गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा क्या दिखा, सेंसिटिविटी दिखी, मतलब सेंसिटिवनेस इसके अंदर दिखा, ठीक। तो इनको लगा ये क्या है यार, मतलब ऐसा क्या, ये क्या हो गया कि ये हमारा कॉइल में क्या हो गया, इस कॉइल में क्या हो गया, करंट कुछ सेंसिटिव हुआ, मतलब क्यों गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हुआ, इनको नहीं बिलीव हुआ। अब फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट समझो, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कॉइल को अभी भी फिक्स रखा, इन्होंने कॉइल को अभी भी फिक्स ही रखा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने साउथ पोल को बार बार पास ले आया और दूर ले गया। ध्यान से समझना, साउथ पोल को बार बार क्या कर रहे थे, पास ले जा रहे थे और दूर ले जा रहे थे। ये देखिए, बार बार ये साउथ पोल को पास ले जा रहे थे और दूर ले जा रहे थे, दोनों केस में, ठीक। ये दोनों काम कर रहे थे बेटा, मतलब ओवरऑल ये ऐसे मोशन कर रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक। कभी नॉर्थ को पास ले आए फिर नॉर्थ को दूर ले गए, कभी नॉर्थ को पास ले आए फिर कभी दूर ले गए, और उसी तरह सेम एज इट इज साउथ को पास ले आ रहे थे, साउथ को दूर ले जा रहे थे। तो इस दौरान यहाँ पर भी सेंसिटिव दिखाई दिया, यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर ने क्या रिप्रेजेंट किया, कुछ सेंसिटिविटी दिखाई, यहाँ भी एक्टिव हो गया इनका गैल्वेनोमीटर। तो फिर इनको लगा कि यार अब ये दो बार तो ऐसा गलत हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जब हम मैग्नेट को बार बार आगे पीछे कर रहे हैं तो क्यों ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जा रहा है। अब जरा समझिएगा, इन्होंने ये कहा
अब ये अपना जवाब देते हैं, इन दो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये जवाब देते हैं। पहले इनके दो एक्सपेरिमेंट्स समझते हैं, फिर आगे और समझते हैं। आप जरा समझो, जब ये नॉर्थ पोल ऊपर वाली कहानी है, जब ये नॉर्थ पोल कॉइल के बिल्कुल पास होता था, जब ये नॉर्थ पोल कॉइल के बिल्कुल पास हुआ करता था, जब ये कॉइल नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास हुआ करता था, तो आप जरा समझ पा रहे हो थीम को? देखिए मैं ध्यान से समझाता हूँ। जब ये रिलेटिव मोशन बार बार कर रहे थे, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, निकलती हैं, यहाँ से फील्ड लाइन निकलती है। तो जब ये कॉइल इसके पास से गुजर रहा था, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या थी, मैक्स थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम थी, और मैक्सिमम होने की वजह से फाई भी मैक्सिमम था। आई होप अब तो पॉइंट पकड़ लो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, अब तो पॉइंट पकड़ लीजिए। मतलब जब ये नॉर्थ पोल इस लूप के बहुत पास था, इस कॉइल के बहुत क्लोज था, तो ड्यू टू दिस मोशन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू आउट द कॉइल मैक्सिमम था। क्यों? क्योंकि कॉइल जितना पास ले जाओगे, जरा समझो, ये मैग्नेट जितना तुम पास ले जाओगे, पूरी फील्ड लाइंस कॉइल से गुजर जाएंगे, तो फाई मैक्स था। लेकिन जब ये कॉइल दूर हो जा रहा था, मतलब ड्यूरिंग दिस मोशन, एक बार पास और पास और पास, फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे, पूरे मोशन को समझो, जरा पूरे मोशन को समझो। जब ये बहुत दूर था, फिर कुछ पास और पास, फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे, तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन बार बार क्या कर रहा था, फाई जो है वैरी कर रहा था, फाई क्या हो रहा था, वैरी कर रहा था। अब आप कहोगे सर कैसे, फाई कैसे वैरी कर रहा था? आपका क्वेश्चन मार्क उठेगा कि सर आप कैसे जान गए फाई वैरी कर रहा था? तो जवाब सुनो, फाई इसलिए वैरी कर रहा था क्योंकि नॉर्थ पोल मूव कर रहा था, नॉर्थ पोल क्या कर रहा था, बार बार मूव कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्थ पोल से क्या निकलती हैं, फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं, फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं। और फील्ड लाइंस जब स्टार्ट होती है, तो तुम खुद समझो, जब कॉइल बहुत दूर रहा होगा तो फील्ड लाइंस यहाँ से कम पास कर रही होंगी, जब और पास आया तो फील्ड लाइंस बढ़ गई, जब और पास आया तो पूरी फील्ड लाइंस गुजरने लगी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस वेरिएबल हो रही थी, फील्ड लाइंस वेरिएबल हो रही थी। ये दो कॉज हैं, और इन कॉज के कारण, ड्यू टू दिस टू कॉजेज, कॉइल में ऑटोमेटिकली सेंसिटिवनेस दिख गया, सेंसिटिविटी दिख गई, कॉइल में क्या दिख गया, सेंसिटिविटी दिख गया। और वही था आपका क्या, इंड्यूस्ड करंट, वही क्या था आपका, इंड्यूस्ड करंट। अब आइए इस केस में भी जरा समझते हैं। जब इस केस की कहानी समझ रहे थे, तो आइए अब इसको थ्रू आउट फिगर समझते हैं, क्योंकि एक बार तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है, आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक, पूरे कहानी को समझना। जब मैग्नेट बहुत दूर है, देखो जरा सा, जब मैग्नेट बहुत दूर है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे होंगी दूर दूर। आप जरा समझो, क्योंकि साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे फील्ड लाइंस मतलब एंटर करती हैं, यहाँ एंटर कर जाती हैं। तो जब यहाँ पे एंटर कर रही थी, जब साउथ पोल पे फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी, तो जब ये मैग्नेट बहुत दूर है, जब ये मैग्नेट का साउथ पोल बहुत दूर है, तो क्या कॉइल से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी? नहीं जा रही थी। मतलब ऐसा नहीं है, एक दो तो जा ही रही होंगी, मतलब एक दो आप मान लो जा रही होंगी। लेकिन जब ये कॉइल और पास आया होगा, अब इस वाले को समझ लो, अब इस वाले को, तो यहाँ से ढेर सारी फील्ड लाइंस गुजरने लगी, अकॉर्डिंग टू दिस, ढेर सारी लाइंस। एंड फाइनली जब ये एस कॉइल और पास आ गया, जब फाइनली ये साउथ पोल, यहाँ आप समझ लो, ये न्यू सीरीज एक बार फिर से देखो, जब ये साउथ पोल और पास आ गया, तो इसके वजह से क्या हुआ, ढेर सारी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू आउट द कॉइल पास होने लगे। ये मैं थोड़ा डार्क बना दे रहा हूँ बीच वाला, ठीक, क्योंकि जैसे मैग्नेट पास आएगा, आप जानते हैं कि मैग्नेट का जो पोल होता है वो सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस अपने अंदर रखता है। तो ये देखो मैंने सबसे डार्क वाला दिखा दिया, सबसे डार्क वाला। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था, आई होप आप इसको फील भी कर पाएंगे रियल लाइफ में। जैसे समझ लो कि ये कोई कॉइल है, जैसे ये मेरा हाथ है, आपको दिख रहा है, ये मान लो कोई कॉइल है, ठीक, तो ये कॉइल है,
इसको आप कॉयल समझ लो, और ये मेरे पास मैग्नेट है, ये देखिए ये मेरे पास मैग्नेट है, और आप इसको नॉर्थ पोल समझ लो। ये कॉयल है मेरा हाथ और ये मैग्नेट है। तो ज़रा समझो, जब ये नॉर्थ पोल दूर रहा होगा तो एक या दो लाइन फील्ड लाइन से गई होंगी। जब ये नॉर्थ पोल और पास आया तो इससे अब की बार 4 लाइन गुजर गई होंगी, और जब ये नॉर्थ पोल बिल्कुल पास चला गया तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने लगी। तो आप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देखो, बार बार फ्लक्स बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल रहा है, फ्लक्स वेरिएबल हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स जो करंट प्रोड्यूस्ड हुई, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ईएमआई। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ईएमआई, ठीक है। एंड फाइनली इनका मैं लास्ट एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा एक बार और लिख देता हूँ, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुन लेते हैं तो। चलिए आइए अब इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने बोला था रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब है, ज़रा गंभीरता से समझिएगा। अब की बार इन्होंने नॉर्थ पोल को फिक्स कर दिया, नॉर्थ पोल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और सेम एज इट इज साउथ पोल को फिक्स कर दिया। क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट हमारा मैग्नेट आगे पीछे हो रहा था, याद है, मैग्नेट आगे पीछे हो रहा था, कॉयल फिक्स थी। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, कॉयल, ये है कॉयल, और इसको इन्होंने दो पहियों पर सेट कर दिया। दो पहियों पर, पहिया क्यों, मतलब इसको दो व्हील पे सेट कर दिया ताकि ये आगे पीछे मूव कर सके, मतलब ये आगे पीछे मूव कर सके। और इन्होंने क्या किया, यहाँ कॉयल में थोड़ा दिखा दूँ, ये हमारी कॉयल है, ये हमारी कॉयल है, आगे पीछे मूव कर सके। तो जरा कॉन्सेप्ट समझना। अब की बार यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है भाई, फिक्स हैं। चला थोड़ा ध्यान से देना, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, ठीक, ये फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये देखिए, ठीक। और यहाँ पे साउथ पे फील्ड लाइंस आ रही हैं। चलिए खुद समझिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। जब ये कॉयल दूर होगा, देखो जैसा कि है, इस आप एक्सपेरिमेंट को देखो, जब ये कॉयल दूर है तो यहाँ पे एक भी फ्लक्स है नहीं, यहाँ पे फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि एक भी फील्ड लाइंस नहीं पास हो रही। इसको और पास ले आए तो कुछ ना कुछ फील्ड लाइन जाएंगी, एक दो तीन जो भी जाए, इसी तरह और पास आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये कॉयल यहाँ आ जाएगा, आप मन में सोच लो, जब ये कॉयल यहाँ आ जाएगा बिल्कुल इसके पास, तो सारी फील्ड लाइंस इसी में से निकलेंगी कि नहीं, सारी फील्ड लाइंस इसी में से निकलेंगी कि नहीं। अगर ये कॉयल बिल्कुल इसके पास आ जाए तो फील्ड लाइंस इसी में से गुजरेगा। तो फिर इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट देखा, इस कॉयल में करंट फ्लो कर गई, इस करंट में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस करंट फ्लो कर गया। और सेम वही एक्सपेरिमेंट साउथ में देखा, तो साउथ पोल के केस में इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, रिवर्स, क्योंकि ये रूल है, आगे समझा दूंगा, ये रूल है। जब नॉर्थ पोल आता है, जैसे एज्यूम कर लो, जब नॉर्थ पोल के पास कॉयल जाएगा, तो अगर मान लो कॉयल में सेंसिटिव दिखा ये डायरेक्शन, जैसे कॉयल में सेंसिटिव दिखा ये डायरेक्शन, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, बस बहुत आसान वे में समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एज्यूम कर लो कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल के सामने कॉयल वेरी कर रहा था, तो अगर यहाँ पे इसका डायरेक्शन आई है, तो जब साउथ पोल का मेजरमेंट होगा ना, तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर जाएगी, मतलब यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो जब साउथ पोल आ गया तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया डायरेक्शन, दैट इज आई, देखो ये दोनों रिवर्स है ना। तो ये अपर वाला केस नॉर्थ का है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली ये किसका हो जाएगा, साउथ का। तो ये बातें समझना है, बाकी इसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है, मैं एक लाइन में क्लियर कर दूंगा। अभी आप एक्सपेरिमेंट को ज़रा बारीकी से समझो, एक्सपेरिमेंट्स को करीब बारीकी से समझो। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अभी एक्सप्लेन करता हूँ आगे फिर से। तो जब ये कॉयल आगे पीछे हो रही थी, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, अब की बार मैग्नेट को इन्होंने फिक्स कर दिया, और अब की बार कॉयल आगे पीछे किए, तो फिर यहाँ सेंसिटिव दिखा दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर फिर से सेंसिटिव दिखाया,
और सेम एज इट इज़ साउथ पोल के भी केस में यहाँ भी सेंसिटिव दिखाया। ये 4 एक्सपेरिमेंट्स। और पांचवा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 5वां एक्सपेरिमेंट एक चीज़ गौर किया, वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट बहुत खास है, कुछ उसमें है ही नहीं, दम ही नहीं है। 5th एक्सपेरिमेंट इनका ये कहता है कि एक बार चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, फील्ड लाइन को भी फिक्स कर दिया, मतलब नो मूविंग, और कॉयल भी फिक्स कर दिया, कॉयल को भी मूव नहीं किया, ये भी फिक्स, दोनों के दोनों फिक्स कर दिए। मतलब आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखो तो मैं बार बार यहाँ पे कॉयल को आगे पीछे कर रहा था, इन्होंने कॉयल को आगे पीछे किया ही नहीं, इन्होंने कॉयल को आगे पीछे किया ही नहीं, मतलब कॉयल को भी एक जगह फिक्स कर दिया और मैग्नेट को भी फिक्स कर दिया। तो इस केस में इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0, मतलब सेंसिटिविटी दिखा ही नहीं, करंट दिखा ही नहीं, मतलब करंट इनको इंड्यूस्ड करंट दिखा ही नहीं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये जवाब निकाला, इस कंप्लीट होल प्रोसेस से एक ही जवाब निकल के आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदले, बदलने का मतलब वेरी करें, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, लास्ट बार बोलने जा रहा हूँ। अब इस पूरे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यही मेजरमेंट निकाला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट। ठीक, सेम एज इट इज़। अगर एरिया ऑफ कॉयल को रोटेट करें, जैसे ये जो कॉयल लिए थे, अगर इसको सर्कुलर वे में रोटेट करें, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से सर्कुलर में, सेम यही कहानी है, सेम यही कहानी है, लेकिन इस कॉयल को फिर रोटेट करें ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करें तो एरिया वेरिएबल, एरिया वेरिएबल से फ्लक्स वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो थ्रू आउट दिस ऑल एक्सपेरिमेंट्स ये बातें बिल्कुल इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रियलिटी है, वो किसके वजह से है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से, या फिर चेंज इन फ्लक्स के वजह से। ठीक, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। अब इसका हम क्या करेंगे, एज अ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक, बाकी फाइनली आप रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा। यही इस कहानी थी पूरी इनकी इंड्यूस्ड ईएमएफ का। लेकिन अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन नोट करवा दे रहा हूँ। The phenomena of production of induced EMF, the phenomena of induced EMF the phenomena of produce induced EMF due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux throughout the closed loop, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा। इज सिंपली कॉल्ड एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि बार बार अगर आप कम शब्दों में कहोगे, अगर बिल्कुल मिनिमाइज वर्ड में कहें तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, यही है, देखो यही लैंग्वेज, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज लूप। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज। याद करो जो मैंने चेन सर्कल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो चेन बनाया था वो यही था। तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, बहुत अब लेवल पे समझा देता हूँ। अगर बी वैरी करता है, बी क्या कर दे, वैरी, बी हमारा वैरी करे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स मतलब फाई चेंज, और फाई चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF क्या कर देगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा कर देगा, इंड्यूस्ड
करंट प्रोड्यूस कर देगा। सेम एज इट इज़ अगर हम एरिया ऑफ कॉयल वैरी करें, वैरी का मतलब चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, दोनों कह रहा हूँ। यहाँ मैं ये नहीं लिखूँगा कि मैक्स करें मिन करें, बात सेम है, ठीक है। बी को वैरी करे तो ये कहानी, ए को वैरी करोगे तो भी सेम कहानी, ए को वैरी करे तो भी सेम कहानी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, सारी कहानी सेम। और अगर आप कंटिन्यूसली थीटा वैरी करो, थीटा को भी क्या कर दो, वैरी कर दो, ठीक, तो भी ये कहानी सेम। इस कंप्लीट फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज की कहानी में हमने क्या क्या समझा, और रिलेटिव मोशन जो एक शब्द मैंने बोला था, रिलेटिव मोशन, छोटा सा एक्सपेरिमेंटली आप देख लो, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटली देख लो। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब दोनों मूव करने लगे, ये छोटा सा पॉइंट मिस्टेक हो गया। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब दोनों के दोनों मूव करने लगे। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब दोनों मूव करें, दोनों का मतलब अगर हम बात करें दिस कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैग्नेट भी मूव करेगा, मैग्नेट और कॉइल दोनों मूव करें, मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर मूविंग, दोनों मूव करें बट कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ ऐसा 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 कुछ मूव, ये देख रहे हो, कुछ ऐसा मोशन हो, तो इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। कहानी सेम ही है, पहली बार कॉइल फिक्स किए, मैग्नेट को आगे पीछे किए, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 क्या था, कॉइल को फिक्स किए, मैग्नेट आगे पीछे किए, सेम बातें दिखाई दी, ठीक। फिर थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, अब की बार मैग्नेट को फिक्स कर दिया, कॉइल को आगे पीछे किए, मतलब अब की बार मैग्नेट फिक्स हो गया, ये समझ लो मैग्नेट फिक्स हो गया, कॉइल आगे पीछे गई, कॉइल आगे पीछे जा रही थी, ठीक। सेम एज इट इज़ जब दोनों मूव करने लगे, दोनों का मतलब कहीं कॉइल भी चल रहा है, मैग्नेट भी चल रहा है, कॉइल भी चल रहा है, मैग्नेट भी चल रहा है, तो जब दोनों मूव करें, रिलेटिव मोशन जब होता है वो दो पर्सन के बीच होता है। पर्सन इट मीन्स जब आप काइनेटिक मोशन पढ़ते हो क्लास 11th में, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो या मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन का मतलब होता है बोथ आर मूविंग, बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर मूविंग, या फिर आप ऐसे कह दो कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मूव कर रहा है, तो बातें सबकी सेम होती हैं। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दोनों मूव करने लगे, और वो भी कंटिन्यूअसली मूव करें, दोनों मूव करें, और यहाँ पे दोनों का काम कौन करेगा, कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर मूविंग, कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर मूविंग। तो ये बातें भी इन्होंने प्रूव किया था, क्योंकि फैराडे ने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं छोड़ा था, कोई कॉज ही नहीं छोड़ा था कि ईएमआई को एक्सप्लेन ना कर पाए। तो आई होप इतने प्रयास के बाद अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का हेल्प ले लेते हैं, या अगर एक फास्ट समरी भी आप एनसीईआरटी की कर लेते हैं, तो मुझे 100% कॉन्फिडेंट है कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया, ठीक है। आप चीज़ों को समझ जाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ ईएमआई, मतलब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बात करेंगे। फैराडे के 2 लॉ थे, कंप्लीटली पढ़ेंगे, फिर यहीं से कहानी आगे करते जाएंगे। तो आज के क्लास में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स रीड कर लिया, ईएमआई क्या होता है, ईएमआई की कहानी, और उसके बाद फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी, थ्रू एक्सपेरिमेंटली हमने चीज़ें समझा है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।